हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और बुक 2 चल रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जिसमें हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। कि किस तरीके से इन्वायरमेंट सोसाइटी पे इफेक्ट डालती है एंड सोसाइटी इन्वायरमेंट पे। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास की काफ़ी सारी चीज़ें, उन काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लुक अराउंड यू, व्हाट डू यू सी? अगर आप क्लासरूम में हो तो आप क्या देख रहे होगे? स्टूडेंट्स है यूनिफॉर्म में जो कि चेयर पे बैठे हैं, बुक खुली हुई है उनके डेस्क पे, या फिर स्कूल बैग्स हैं, लंच है, पेंसिल बॉक्सेस हैं, सीलिंग फैंस हैं जो कि ऊपर आपके सर के ऊपर चल रहे होंगे अगर सर्दियों का मौसम नहीं हुआ ऑफ कोर्स तो ही। एंड क्वेश्चन अभी अराइज होता है कि हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर दीज थिंग्स, जैसे कि स्कूल क्लोथ्स, फर्नीचर, बैग्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहाँ से आता है? अगर आप कोशिश करते हो ये चीज़ सोचने का कि इनका ओरिजिन क्या है, आप क्या देखोगे कि सब चीज़ का ओरिजिन कहाँ पे है? नेचर में। लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखने को हमें मिलेगी ना, एवरीथिंग लाइज इन नेचर। सो एवरी डे वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स जिसका प्रोडक्शन होता है अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द चेयर इन योर क्लासरूम, ये जो है ये वुड की बनी हो सकती है, आयरन नेल्स की, ग्लू की, वैनिश की, किसी की भी, बट इसकी जो जर्नी रही है ना, इट इज़ फ्रॉम अ ट्री इन अ फॉरेस्ट या प्लांटेशन टू यू। इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, facilities for trade and telecommunication. So along the way it has passed to the hands of loggers, carpenter, supervisor, manager, transporter, trader. उसके बाद कहीं जाके आपके स्कूल के इंचार्ज ने वो चीज़ें बाय करी होंगी। सो ये जो प्रोड्यूसर्स थे, these producers and distributors and the input that they provide into chair manufacturing, in turn they use a variety of goods and services जो कि कहाँ से डिराइव होती है? जो कि डिराइव होती है नेचर से। सो ट्राई एंड मैप दीज रिसोर्सेज फ्लो एंड यू विल सी जैसे कि कितने कॉम्प्लेक्स ये जो सारे रिलेशनशिप हैं, यानी कि आपकी अराउंड ऑलमोस्ट सब चीज़ें नेचर से राइज हो रही है। आप खुद नेचर से बने हुए हो भाई, 5 तत्व से बने हुए हैं ना हम भी। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी social relationship with environment as they have changed over time and as they vary from place to place. तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी हम सोशल रिलेशनशिप्स देखने वाले हैं जो कि हमारी है विद एनवायरनमेंट, बिकॉज एज दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम, समय के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिला है। जगह से एक जगह से दूसरी जगह भी एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कि क्या जो सारी वेरिएशंस हैं उन सब वेरिएशन को एक सिस्टमैटिक वे में। सो देयर आर मेनी अर्जेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट डिमांड अवर अटेंशन। बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो टू एड्रेस दीज क्राइसिस इफेक्टिवली वी नीड सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वाई दे अगर एंड हाउ दे माइट बी प्रिवेंटेड एंड रिजॉल्व। सो सारी की सारी सोसाइटीज़ सबका कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल बेसिस होता है। इकोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज़ लाइक वेब ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस जिसमें ह्यूमंस आर ओनली वन एलिमेंट। इसके अंदर माउंटेन्स, रिवर्स आती हैं, प्लेन्स, ओशंस, फ्लोरा, फोना। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, फोना मतलब जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, and that they support, they all are part of ecology. So the ecology of a place is also affected by interaction between its geography and hydrology. Geography मतलब किस जगह पे है जोग्राफिकली वो लोकेटेड, एंड हाइड्रोलॉजी वहाँ पे एक तरीके से वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट एंड एनिमल लाइफ हो गया, वो डेजर्ट में बहुत यूनिक है, वो वहीं पे उसी हिसाब से उन्होंने अडाप्ट कर लिया है कि अगर रेनफॉल कम भी होगी तो हम रह लेंगे, या रॉकी या सैंडी सॉइल्स होंगे हम वहाँ पे भी रह लेंगे, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी वो झेल सकते हैं। सिमिलर इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं दे लिमिट एंड शेप हाउ मेनी या फिर हाउ ह्यूमन बींग्स कैन लिविंग इन एनी पर्टिकुलर प्लेस। सो जब अगर मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ बहुत ही ठंड है, जैसे अंटार्कटिका, उसका टेम्परेचर नहीं है भाई ह्यूमन के सर्वाइवल के लायक, तो इसीलिए वहाँ पे बसावट नहीं है, लोग नहीं रहते हैं। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बींग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, वगैरह वगैरह। सो ओवर टाइम हाउएवर ecology has modified by human action,
समय के साथ साथ इकोलॉजी को ह्यूमन एक्शन ने मॉडिफाई कर लिया है, काफ़ी सारे चेंजेस हम इसमें ले आए हैं. बट व्हाट अपीयर्स टू बी नेचुरल फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज एरिडिटी or flood pronesis, for example, is often produced by human intervention. तो अब देखिए, शुरू में जैसा नेचर था वो सब चीज़ें ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ह्यूमन ने नेचर को अपने हिसाब से डालना शुरू कर दिया. अब नेचर को अगर अपने हिसाब से डालोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, जिसकी वजह से हमें कई जगह बहुत ज़्यादा सूखा देखने को मिलता है और वहीं कंट्री के दूसरे एरिया में फ्लडिंग हो रही होती है. बोला जाता है कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है. डिफॉरेस्टेशन क्या है? इट इज़ अपर कैचमेंट ऑफ अ रिवर विच मे मेक द रिवर मोर फ्लड प्रोन. जैसे डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जैसे पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ों की रूट्स क्या करती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती है. अब सॉइल को पकड़ के रखेगी तो अगर उसके आसपास कोई वाटर होगा तो वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा और फ्लड आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहेंगे क्योंकि सॉइल मजबूत होगी. लेकिन अगर आपने पेड़ हटा दिए तो ऑब्वियस सी बात है रूट्स भी हट जाएंगी, उनमें कोई जान नहीं रहेगी, तो वो रूट्स की पकड़ खत्म हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि वो एरिया फ्लड प्रोन हो जाए. सो क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर इंस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचर. समय के साथ साथ it is often difficult to separate and distinguish between natural and human factor in ecological change. So लोग बोलते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है. कुछ बोलते हैं कि इकोलॉजी अपने आप चेंज हो रही है. भाई कितना सच है क्या नहीं है हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं. समय के साथ साथ ये चीज़ें और टफ और डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं कि किस चीज़ का कारण क्या हो सकता है. Now, alongside biophysical properties and processes that may have been transformed by human action, for example, जैसे कि flow of river था या species of composition in forest थे, उसके बाद अलग अलग other ecological elements थे जो कि मोर ऑब्वियसली ह्यूमन मेड है कि हमने मान लो फ्लो ऑफ रिवर चेंज कर दिया या कहीं से हमने फॉरेस्ट हटा दिए, वो एरिया पूरा फ्लड प्रोन हो गया. So in agricultural farm with its soil and water conservation works, it cultivated plants and domesticated animals. Its input of synthetic fertilizer, pesticides, ये क्लियरली एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर है. भाई नेचर जो प्रोड्यूस करेगी वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेगी, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें पेस्टिसाइड्स और दुनिया भर के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें करके हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को और बढ़ा रहे हैं. भाई ह्यूमन बीइंग की नीड ही इतनी है, लोग ही इतने सारे हो गए, भाई पेट कैसे भरेगा फिर. सो द बिल्ट environment of city made from concrete, cement, brick, stone, glass and tar, they uses natural resources but is very much a human artifact. कि ये जो सारी चीज़ें जो है ना बनती तो नेचुरल चीज़ों से, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, बट जिस तरीके से उसको आर्ट किया जाता है, बनाया जाता है, इट इज़ मच लाइक अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट. फिर आते हैं हमारे जी सोशल एनवायरमेंटलिस्ट. दे एमर्ज फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन बायोफिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन. वो कहाँ से एमर्ज हुए, जहाँ पे हमने क्या देखा कि एक होता है बायोफिजिकल इकोलॉजी जो मोर नेचर की साइड वाला है, एंड फिर आता है ह्यूमन इंटरवेंशन. तो कैसे बायोफिजिकल इकोलॉजी का ह्यूमन से इंटरवेंशन हुआ, ये चीज़ सोशल एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं. सो दिस इज two-way process, just as nature shapes society, society shapes nature. फॉर एग्जाम्पल जो फर्टाइल सॉइल हैं कहाँ के, इंडो गैंगेटिक फूड प्लेन के, इट इनेबल्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर. जो इंडो गैंगेटिक हमारा फूड प्लेन है जहाँ पे मेजरली गंगा बहती हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हैं. इट्स हाई प्रोडक्टिविटी, इट अलाउज द डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट. तो जी जहाँ पे खाना वाना ज़्यादा बन सकता है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगी, एंड इट जनरेट इनफ सरप्लसेस टू सपोर्ट अदर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. सो इसकी वजह से दिस हैज़ गिवन राइज टू कॉम्प्लेक्स हिरार्कियल सोसाइटी एंड स्टेट. इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप राजस्थान में देखें तो वो किस सपोर्ट कर सकते थे, पैस्टरलिस्ट हो गए जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, अपने लाइफ स्टॉक को जो उनके जानवर वगैरह होते हैं उनके साथ में रहते हैं ताकि उन्हें फॉडर वगैरह मिलता रहे.
तो वहाँ पे क्या है, राजस्थान में ये वाले लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिन्हें हिंदी में हम बंजारे बोल दिया करते थे. सो दीज आर इंस्टेंसेस ऑफ इकोलॉजी शेपिंग द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर. ऑन द अदर हैंड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटलिज्म का, दिस हैज शेप्ड नेचर अक्रॉस द वर्ल्ड. सो प्राइवेट ऑटोमोबाइल इज वन इंस्टेंस. ये क्या है, कैपिटलिस्टिक कमोडिटी है. अब ये जो कैपिटलिस्टिक कमोडिटी है, ठीक, दैट हैज ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड लैंडस्केप, जिसने बहुत सारी चीज़ों को क्या करके रख दिया, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, बदल के रख दिया. जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, कंजेशन इन सिटीज़ हो गया, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ऑयल, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट थी किससे, जो कार वगैरह से आई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आई थी. सो ह्यूमन इंटरवेंशन इंक्रीजिंगली हैव द पावर टू ऑल्टर इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफन परमानेंटली. देखिए दे रखा है, इन्होंने डैम का एग्जाम्पल दे रखा है. डैम से हमने क्या करा, नदियों के नेचुरल फ्लो को चेंज करा. और ये एक स्मॉल डैम का एग्जाम्पल दे रखा है. सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं. इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.